Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 7 पे है, जो कि है एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो टुडे इज द रिव्यू, एंड ऑफ चैप्टर लेसन भी आप उसको कह सकते हैं. मैंने आपको कल सब बच्चों को कहा था कि प्लीज रीडिंग कीजिएगा, इस चैप्टर को थोरो एक स्टडी दीजिएगा, क्योंकि आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करेंगे. और उसमें हम जो एक चीज देखेंगे कि मैंने इसको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से डिवाइड किया है. जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं कि कौन सा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है वो किस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको कवर कर रहा है. इसी तरीके से एग्जामिनेशन में आपको अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बेसिस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, वेदर दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस और लॉन्ग क्वेश्चंस. तो मैंने भी इसको इसी तरीके से डिवाइड किया है. आपके रेफरेंस के लिए मैंने साथ नॉलेज भी लिखा है कि अगर आपको किसी चीज को देखना है बुक में तो आप नॉलेज 7.1 में जाके इसको रेफर कर सकते हैं, राइट. सो अभी हम जो पहला एसएलओ और उसके साथ एमसीक्यू और जो बुक में गिवन क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं कि वो है डिफाइन एग्रीकल्चर एंड इट्स टाइप्स. तो ये सबसे पहला हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पहले एग्रीकल्चर को डिफाइन किया था और फिर हमने जो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं हमने उनको डिस्कस किया था. सो आपके लिए जो क्वेश्चन है पहला वो ये है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप बताएं कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली सॉरी ऑप्शन yes, option C is the correct option, cultivation of the crops. Okay, and what are the different types of agriculture? जी, इसी के साथ जब हमने एग्रीकल्चर को डिफाइन कर लिया तो हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी पढ़ी थी, याद है आपको? जी yes, जी बताएं जरा. माइक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा और फिर आप जो है वो मुझे बताएं कि कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो हमने एग्रीकल्चर की पढ़ी थी. बिल्कुल, सबसिस्टेंस फार्मिंग भी पढ़ी थी हमने, ऐसा ही किया था ना जी. ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसिस्टेंस, जी, एक्सटेंसिव फार्मिंग, ये तमाम हमने डिफरेंट टाइप्स जो हैं पढ़ी थी. ठीक है, और आपने क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें आप सिर्फ जो है टाइप्स जो हैं उनको उनकी नेमिंग करेंगे. ठीक है, ये हो गया एसएलओ 1. हमने यहाँ उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन से उनको कंप्लीट किया. अब अगर हम सेकंड एसएलओ की तरफ चले तो वो क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कैश क्रॉप फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब ये 3 फार्मिंग है, ये एसएलओ है जिनके दरमियान डिफरेंशिएट आप कर सके थे नॉलेज 7.2 में. और इसी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू नंबर 2 है जो कि कह रहा है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग, कैश क्रॉप फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है आपको लगता है कि इट इज करेक्ट? ऑप्शन सी, बाय देयर ज्योग्राफिक लोकेशन. एग्जैक्टली, यानी कि आप उसके प्रोडक्शन स्केल की बेसिस के ऊपर कि किस तरीके से कितनी वो प्रोड्यूस हो रही है. जैसे कि अगर हम सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे तो वो सिर्फ आपकी अपनी नीड्स पूरी करने के लिए होता है, इट्स नॉट फॉर सेल या ट्रेड पर्पस के लिए. ठीक है, इसी तरीके से कैश क्रॉप फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी डिफरेंट है. अच्छा, अब हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग? 1 लाइन में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जी, कौन बताएगा? उर्दू, इंग्लिश, किसी भी जबान में आप इसको मुझे बता सकते हैं. तो जरा जल्दी बताएं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग, फैमिलीज के लिए होती है, जो फैमिलीज अपने खुराक के लिए जो फार्मिंग करती हैं. वेरी गुड. कमर्शियल फार्मिंग इसको हम क्रॉप फार्मिंग कह सकते हैं, वो कैश क्रॉप फार्मिंग भी कह सकते हैं जो कि बेचने के लिए होती है. एग्जैक्टली, कमर्शियल फार्मिंग प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होती है. आप उसको मार्केट में सेल करते हैं टू गेट और जनरेट रेवेन्यू और प्रॉफिट. वेयर एज सबसिस्टेंस फार्मिंग इज for your own use, for the purpose of families, they are not for sale purpose or for profit generation. तो ये दोनों के अंदर बेसिक सा फर्क है. इसके अलावा आप इसकी जो कितना प्रोडक्शन होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग में प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड सी होती है, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट कमर्शियल फार्मिंग तो ये बहुत बड़े स्केल पे होती है. तो आप जितना ज्यादा आगे लिखते जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आप इसके अंदर पॉइंट्स लिखिएगा, राइट. ओके, नेक्स्ट एसएलओ चलते हैं, हम उसको देखते हैं. स्टडी द एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट.
आपको याद होगा कि जब मैंने आपको नॉलेज 7.3 पढ़ाया था तो मैंने आपको इसकी एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी थी। वो एग्जांपल ये थी कि जब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आप पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं, फिर आप कुकिंग का प्रोसेस करते हैं और जो खाना आपका बन के तैयार होता है वो आउटपुट होता है। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। तो हमने उसको, उस एसएलओ को बहुत डिटेल से पढ़ा था। अब अगर हम इसको देखें कि क्वेश्चन इससे कौन से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन है कि इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम व्हाट डज प्रोसेस कंपोनेंट इन्वॉल्व। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि जी जी ऑप्शन 3 ऑप्शन सी, मैम, ऑप्शन स्टेजेस ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। stages of planting and harvesting, and what about cultivation of crops? Is it C or D? सोच के बताएं जरा। प्रोसेस की बात हो रही है, स्टेजेस की बात हो रही है, स्टेप बाय Okay, very good, very good, very good, good, very good. Okay, next is explain the components of agriculture as a system involve input, process and output. Now this is an elaborated question, यानी कि ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको जो है वो ज्यादा मार्क्स का आएगा। तो आपने हर प्रोसेस जो है उसको डिटेल से लिखना है। आपने पहले बताना जी, पहले आप इनपुट को डिफाइन करेंगे, फिर आप पूरा उसका प्रोसीजर लिखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें उसमें चाहिए। आपको बीज चाहिए, आपको यहां तक कि पानी या इसके अलावा जो भी चीजें, मिट्टी को तैयार करने का सिस्टम, ये तमाम चीजें क्या है, ये आपका इनपुट है। इसके बाद फिर आप प्रोसेस में क्या करेंगे और फिर आउटपुट में क्या करेंगे, और आउटपुट कितनी तरह का होता है आप वो भी लिख सकते हैं कि आउटपुट एक जो है वो क्या होता है, वो यूजफुल होता है, और एक क्या होता है, यूजलेस आउटपुट होता है, जिसमें क्या होता है, ये तूड़ी वगैरह या जो भी चीजें जो कि आप यूज नहीं करते उसको आप यूजलेस आउटपुट कहते हैं। तो ये चीजें जो हैं आपने इस तरीके से डिस्कस करनी है। ये एलैबोरेटेड क्वेश्चन है तो मैं इसको मजीद डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगी, हम नेक्स्ट एसएलओ की तरफ चलेंगे। सो नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफाई एंड स्टडी द फूड एंड कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स। और इसमें आप दोनों फैक्टर्स जो हैं उसमें आप हर क्रॉप को डिस्कस करेंगे कि वीट के अंदर किस तरीके से फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, और फिर कॉटन, टोबैको, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, कॉर्न, पल्सेस इन सब में। सो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ कैश क्रॉप इन पाकिस्तान? इज इट व्हीट, शुगर केन, राइस और मिलेट? वो कैश क्रॉप, यस इट इज शुगर केन। आपकी फूड क्रॉप्स, इनमें से कोई भी आप जो है उसको कैश क्रॉप बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो शुगर केन है दैट इज यूज्ड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ कैश क्रॉप, राइट? ओके जी, उसके बाद आ जाता है कि which factors are considered in the classification and study of food and cash crop of पाकिस्तान। अब इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं जिनमें आप क्लासिफाई कर सकते हैं स्टडी ऑफ फूड को एंड कैश क्रॉप्स को पाकिस्तान में? इज इट ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स, ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स और द इकोनॉमिक फैक्टर्स? यस, ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर, वेरी गुड। ओके, उसके बाद आ जाता है हाउ आर फूड एंड कैश क्रॉप इन पाकिस्तान क्लासिफाइड एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस क्लासिफिकेशन? अगेन दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, राइट? लॉन्ग क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने हेडिंग जरूर बनानी है उसके अंदर, ताकि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करे तो उसको पता हो कि इस बच्चे को इन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता है। हाईलाइट कीजिएगा, हेडिंग्स बनाइएगा, और जहां जहां भी आप बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख सके उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि उनको लिखना और उनको चेक करना ज्यादा आसान होता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ होल बिग पैराग्राफ। तो बुलेट पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंस जो है नजर आ जाती है कि ओके ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आप उसके अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको आपने जो है प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम फोकस नहीं करते, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एसएलओ की तरफ। ओके, नेक्स्ट एसएलओ है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि जो जीएम क्रॉप्स हैं, डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। अच्छा, अब पहले food activities since 1990 and along with the effects of use of irrigation and chemical on the water। अच्छा, अब इसमें हम जीएम क्रॉप्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉप है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एसएलओ 7.5 जो कि जीएम क्रॉप्स हैं
उनके बारे में बात करेंगे, उनके यूज की हम बात करेंगे। ये नेक्स्ट एसएलओ है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर? क्या है इनका यूज? जी बच्चे, क्या चीज है? सॉरी, ऑप्शन सी, एनहांस क्रॉप रेजिस्टेंस टू पेस्ट डिजीजेस। वेरी गुड। जी हाँ जी बिल्कुल, ये क्रॉप्स को डिजीजेस से, पेस्ट से बचाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये यील्ड को भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ अभी यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर? कोई से 2 या 3 मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या 2 जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है, वो 2 जरूर लिखिएगा। राइट नाउ मैं आपको अगर कहती हूँ कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे कोई 2 सिग्निफिकेंस बताएं जरा इसकी। एक तो मैम ये रेजिस्टेंस को इनहेंस करता है, और साथ ही साथ ये 2 वेरिएबल्स की एक ही चीज में खसूसियात होती है। हाँ जी ठीक है, ये भी चीज ठीक है कि जैसे कि आपको हमने एक एग्जाम्पल थी ना, मैंने आपको दिखाई थी कि एक जो फ्रूट था उसके अंदर उन्होंने रास्पबेरी और टमेटो का जो है वो एक मिक्सचर बना दिया था, और वो सेम आपको जो है वो फवायद दे रहा था। इसके अलावा आप क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी यूज हो सकता है कि आपकी जो क्रॉप की, जब उसको बीमारी ही नहीं आएगी तो ऑब्वियसली क्रॉप तो बहुत सारा हो जाएगा आपका, है ना, तो इससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है कि डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फूड प्रोडक्शन, फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं वो किस तरीके से फूड प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसमें अगर हम बात करें एमसीक्यू की, हाउ डज फूड प्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान? How they are influenced? Are they influenced by consistent? Sorry? Option B? C. जी बिल्कुल, they are influenced by physical factors, also economic and political factors. राइट आपको याद होगा कि हमने चीज ये डिस्कस की थी कि जहां पे प्लेन्स होंगे, फर्टाइल लैंड होगा, पानी अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली वहां मैक्सिमम क्रॉप्स ग्रो करेंगी। इसके अलावा फार्मर्स आपको चाहिए, तो जो फार्मर्स हैं अगर उनको अच्छी सब्सिडीज दी जाएंगी, अगर उनको इकोनॉमिकली स्टैब्लिश किया जाएगा तो वो अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकेंगे बड़े पैमाने पर। और फिर एक स्टेबल जो पॉलिटिक्स होती है आपकी कंट्री की, वो अच्छी अच्छी स्कीम्स निकालती है लोगों के लिए ताकि फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। तो इस वजह से ये तमाम फैक्टर्स मिलके जो है क्रॉप ग्रोथ या क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसको इन्फ्लुएंस या इफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सजेस्ट सम वेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। अब आप मुझे कोई से वेज 2 या 3 बताएं जो कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसको जो है उसके कुछ तरीके बताएं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड न्यू मशीनरीज। Okay, one, then sustainable. I'm talking about sustainability. Government help farmers. Okay, first of all, what is sustainability? Sustainability is something जिसमें आप बगैर अपने environment को नुकसान पहुंचाए जो भी आप काम करेंगे, that is sustainable. तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा हैवी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर सॉइल। ये सॉइल को स्क्वॉश करती है, उसके ऊपर वजन पैदा करती है, ठीक है। और अगर आप ज्यादा केमिकल, सॉरी, ओके, इको फ्रेंडली मशीन्स आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो आप खाद है उसको नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करें, ना कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें। और इसके अलावा जो आप जिसको कहते हैं ना कि पेस्ट रेजिस्टेंट जो अदवायात जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, switch towards organic farming, which is a natural way of doing agriculture rather than adopting any harmful ways to do agriculture, जिससे आपकी वन टाइम yield ज्यादा हो जाएगी लेकिन एनवायरमेंट को बहुत जो है वो
नेगेटिव इंपैक्ट्स उसके ऊपर पड़ेंगे। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं एनालाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फूड प्रोडक्शन कंसिडरिंग फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने हर जो प्रोसेस है या हर जो एक स्टेज है, फैक्टर है, उसको डिटेल से डिस्कस करना है कि किस तरीके से वो प्रोडक्शन को एनहांस कर सकता है, राइट? तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं, दैट इज 7.7 नॉलेज में डिस्कस हुआ था, व्हिच इज आइडेंटिफाई द वेरिएशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फूड प्रोडक्शन किस तरीके से डिफर करती है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि व्हाट ट्रेंड्स इन फूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 1960s। 1960 से लेके आज तक आपने कौन कौन से ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए हैं पाकिस्तान की फूड प्रोडक्शन के अंदर? आपको याद होगा कि एक पूरा एसएलओ अभी पीछे गुजरा था, वो इसी के साथ दरअसल अटैच्ड है। मैं आपको एक दफा पीछे करके दिखा देती हूँ, सॉरी, ये वाला। Discuss the trends of intensification of food production activities since 1960s along with the effects of irrigation and chemical water and soil quality, right? तो 1960 से लेके अब तक इंटेंसिफाई हुई है एग्रीकल्चर। उसमें सबसे बड़ी वजह तो यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आपको एग्रीकल्चर यील्ड चाहिए, तो इस वजह से एग्रीकल्चर को इंटेंसिफाई किया जा रहा है। जब उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है तो ज्यादा पानी दिया जाता है, ज्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से सॉइल जो है उसके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? मोनोक्रॉपिंग की तरफ जाया जा रहा है। एक ही तरह की फसल जो है उगाना आसान होता है, जमीन तैयार करनी आसान होती है, तो किसान क्या करते हैं, एक ही तरह की फसल उगाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्पेसिफिक तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जमीन में से कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो कुछ इंटेंसिफिकेशन के इंपैक्ट्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म देखने को मिलते हैं। तो उसी को अगर हम डिस्कस करें, इट वाज दिस एसएलओ। So what are the trends? क्या trends हैं in the food production activities have been observed since 1990s? Is it decreased, reduced, intensification with? Yes, it is intensification with increased use of irrigation and chemicals. तमाम चीजें जो हैं वो intensify कर दी गई हैं, right? Okay, next question is, do you think that intensive agriculture is causing environmental damage? जी, क्या आपको लगता है कि जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, जो इसकी ज्यादती की जा रही है, क्या ये एनवायरनमेंट के लिए जो है ये डैमेजिंग है? ओके, कैन यू प्रूव इट इन 1 और 2 सेंटेंस? कैसे? उर्दू, इंग्लिश, किसी भी जबान में आप कर सकते हैं इसको। Yes, intensification of agriculture is causing environmental damages as the soil is degraded, soil is eroded, there are more chemicals that are going into the water. Excessive use of water is also making the land waterlogged or saline. So these are some of the bad impacts on the environment. उसके बाद आ जाता है, why is there a threat of global shortage, a food shortage in future? क्यों आपको लगता है कि एक थ्रेट है? ओके, वेरी गुड। फूड एंड एग्रीकल्चर, जी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। एंड इन अदर थिंग इज क्लाइमेट चेंज, राइट? वी आर, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा एनहांस होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जिसकी वजह से या एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है या एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन हो जाती हैं। दोनों ही कंडीशन में फूड शॉर्टेज हो जाती है, या फसलें बह जाती हैं या फसलें सूख जाती हैं, बिल्कुल मर जाती हैं ना पानी होने की वजह से। सो ये दोनों ही चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हैं। तो आप इनमें क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र कर सकते हैं, आप इसके अंदर एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का भी जिक्र कर सकते हैं, व्हिच हैज बैड इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट लीडिंग टू फूड शॉर्टेजेस, राइट? गुड, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं एसएल नॉलेज 7.8, जिसमें हम एसएलओ डिस्कस किया था हमने। रिलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। अब क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमने डिस्कस किया था, तो किस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इन व्हाट वेज इज एग्रीकल्चर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान? जी,
बी और सी? B. Okay, yes, it is the sole contributor to the employment. Okay, good. And why do you think that Pakistan is sustainable, suitable country for agriculture? Why do you think this? Because this is have various kinds of lands Okay, can you elaborate it a little more? and it has many rivers. Pakistan has extensive agricultural land areas in Punjab, which are well irrigated by the river systems, Indus and its tributaries. So it is very suitable. It has fertile soil. It has proper irrigation. So that is why it is a very suitable country for agriculture, right? And also it has 4 seasons, right? So these things contribute towards it. पाकिस्तान में हर क्रॉप के लिहाज से एक लैंडस्केप मौजूद है जिसके ऊपर हम हर तरह की फसलें उगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात भी है। और उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम मौजूद है। पंजाब को पंज आब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 दरियाओं का संगम है, ठीक है। तो जहां इतने सारे दरिया हों, हमने दोआब्स के बारे में पढ़ा है, तो ये लैंड, यहाँ की जो सॉइल है, इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल ऑल्सो, राइट? सो इट इज वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट दैट यू कैन ऐड इज कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं which stick towards which can move towards agricultural things। और इसके अलावा ये बहुत कम स्किल इधर रिक्वायर्ड होता है, तो अगर जो लोगों के पास स्किल नहीं है वो भी एग्रीकल्चर से जो है वो मुंसलिक हो सकते हैं। ओके जी, लास्ट एसएलओ है हमारा, ये तो भी हमने कल ही पढ़ा था कि इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग एज मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। सो लिस्ट द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। Okay, you can easily list it down. It is waterlogging and salinity, over irrigation, right? And bad water, polluted water that can lead to, or salty water that can lead to salinity and waterlogging. Now suggest some ways for the sustainable development of agriculture in Pakistan. ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछले भी टॉपिक में, अभी हमने डिस्कस किया इसको कि कौन से वो सस्टेनेबल वेज हैं जिनसे आप एग्रीकल्चर को पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप ओवर इरिगेट ना करें, पानी का लीकेज जो है वो ना होने दें कैनाल से। इसके अलावा कोशिश करें कि नेचुरल जो है वो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएं। सो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको अल्टीमेटली सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ लेके जा सकती है। एंड वन वर्ड इज ऑलवेज दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हिच इज द मोर नेचुरल वे ऑफ डूइंग और परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर जो है ये क्लियर हो गया, आपकी तमाम रिवीजन भी एक तरीके से हो गई, राइट? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह ताला कल के लेसन में हम न्यू चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, चैप्टर 8 वो पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।